हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट हम देख रहे हैं। तो कंपनी के फाइनल अकाउंट का मतलब क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट से ही है? नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके नाम में ही नजर आ रहा है कि हम एक स्टेटमेंट बनाना सीखने वाले, ठीक है। और यह स्टेटमेंट कैश के फ्लो को दिखाने वाला है। कैश के फ्लो को, बिजनेस के अंदर कैश आता है उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। जब बिजनेस से कैश जाता है तो उसे हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। तो जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, कैश ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, उन कैश ट्रांजेक्शनों को एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। उस स्टेटमेंट का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में कैश आता है और बिजनेस से कैश जाता भी है। तो जिन कारणों से कैश आता है, जिन कारणों से कैश जाता है, यह क्लासिफिकेशन भी हमें करना होगा। और कैश का आना और कैश का जाना जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब समझना कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने वाला है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। यहां पर हम बिजनेस की एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटेंगे। मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज का 3 पार्ट में। शुरुआत करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फिर आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें क्लासिफिकेशन करना सिखाएगा कि बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांट दो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो भैया शुरुआत ओपनिंग हमेशा ओ से करेंगे और फिनिश हमेशा एफ पे करेंगे और बीच में हम इंटरवल भी करने वाले हैं। तो ओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप ओपनिंग दिमाग में रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करना है। आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बीच में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी, बीच में जो इंटरवल होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रखना है और फिनिश फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कहा कैश आएगा, कैश का इनफ्लो देखने को मिलेगा। कैश का इनफ्लो मतलब कैश इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। कैश को डेबिट करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कैश इंक्रीज होते हुए। जब हम बात करेंगे कैश के इनफ्लो की, मतलब कैश इंक्रीज होगा। अब बताओ कैश बुक इंक्रीज कैसे होती है, कैश का इनफ्लो किसे कहते हैं? जब कैश आता है तो कैश किन ट्रांजेक्शनों से आ सकता है? अगर आप गुड्स बेच रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स, आप डेटर से कलेक्शन कर रहे हो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आप किसी फिक्स असेट्स को बेच रहे हो, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, आप इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, आप लोन ले लेते हो, लोन टेकन, आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, आप इशू करते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बेच देते हो। तो यह सारी वजह नजर आ रही है जिसमें कैश का इनफ्लो होगा, कैश नाम की असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब कैश का आउटफ्लो की बात करें तो बिजनेस में कैश का आउटफ्लो भी होता है, कैश नाम की असेट डिक्रीज भी होती है। वजह क्या होती है? हम गुड्स परचेस करेंगे तो कैश का आउटफ्लो कहलाएगा, हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कैश का आउटफ्लो कहलाएगा, हम फिक्स असेट्स परचेस कर लेंगे तो कैश का आउटफ्लो कहलाएगा, हम इंटरेस्ट, रेंट या डिविडेंड चुकाएंगे तो कैश का आउटफ्लो कहलाएगा, हम लोन का रीपेमेंट कर देंगे कैश का आउटफ्लो कहलाएगा, हम रिडम्पशन करेंगे डिवेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का तो कैश का आउटफ्लो होगा, और हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो भी कैश का आउटफ्लो होगा। और लास्ट में बता दूं, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होगा।
ऐसी कई वजह नजर आती है जब कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात यह करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। कैश फ्लो बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं अपन। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है ध्यान से देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साल के एंड में बनता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च, जो भी साल है आपका उस समय बनेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो अमाउंट का कॉलम तो लिखना ही पड़ेगा, तो अमाउंट के 2 कॉलम बना लेते हैं यहां अपन, और इधर आ जाएगा अपना पर्टिकुलर। ठीक है, अब यह अमाउंट के कॉलम है। अब ये बात करते हैं अपन जब पर्टिकुलर की, सबसे पहले हम बात करेंगे पहली एक्टिविटी। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी पे जा रहा हूं मैंने कहा था शुरुआत हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करना है, तो हम यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करने की 2 मेथड होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कितना इनफ्लो रहा कितना आउटफ्लो रहा, फिर हम नेट कर देते हैं। और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ी सी टफ होती है, एग्जाम में वही पूछी जाती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को ना देखते हुए प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट मेथड की ही बात से आपको फॉर्मेट समझाता हूं कि भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ इनफ्लो नजर आएंगे और कुछ हमें आउटफ्लो नजर आएंगे। इनफ्लो का मतलब हम समझ चुके हैं, पैसा आ रहा है। सपोज करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे पास जो पैसा आया, हमारे पास पैसा आया 1 लाख रुपए, 1 लाख। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हम बात करें कि जो पैसा चला गया मतलब आउटफ्लो रहा। आउटफ्लो में ले रहा हूं ब्रैकेट में, नेगेटिव अमाउंट है ये, 80,000 चला गया। ठीक है, अब अगर हम कंसोलिडेट करें, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो हमारा रिजल्ट नजर आएगा, यह रिजल्ट कहलाएगा 20,000। भाई कैश आया 1 लाख, गया 80,000, मतलब 20,000 का इनफ्लो रहा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। क्या बोलेंगे इसको हम, कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी है ये, ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम लिखते कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर ये हमारा पहला आंसर आ गया। फिर हम जाएंगे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शनों का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहां पर कोई मेथड नहीं होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की 2 मेथड होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में आप जितना पैसा आ रहा है उसे इनफ्लो बोलते हैं, वो दिखाते हो, और जितना पैसा गया आउटफ्लो वो दिखाते हो। लेकिन यह इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होना चाहिए। चलो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो चेक करेंगे अपन, आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे हम, और ये सारा ये इनर वाले कॉलम में कर लेंगे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सपोज करता हूं कि इनफ्लो रहा 2 लाख रुपए का, और आउटफ्लो रहा 2,50,000 रुपए का। यह आउटफ्लो रहा, ठीक है। तो इनफ्लो 2 लाख रुपए का है, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव अमाउंट 2,50,000 का है। तो इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं अपन।
तो कंसोलिडेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो कंसोलिडेट करने के बाद भाई हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कह रही है कि 2 लाख रुपए इस एक्टिविटी में आए बिजनेस में, और इस एक्टिविटी के कारण 2,50,000 आउटफ्लो रहा, तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है ये 50,000। तो इसको हम कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, कैश यूज्ड बोलेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे अपन, कैश फ्लो नहीं लिखेंगे, यूज्ड, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो 50,000 का क्या रहा, यूज हो गया कैश। अब हम तीसरी एक्टिविटी पे जाएंगे। तीसरी एक्टिविटी होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम देख लेते हैं, हमारे पास इनफ्लो रहा, हमारे पास आउटफ्लो भी रहा। अब सपोज करो इनफ्लो रहा 3 लाख, आउटफ्लो रहा 2 लाख। तो फाइनली कंसोलिडेट करेंगे तो भाई आउटफ्लो का नेगेटिव अमाउंट होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटफ्लो। तो 3 लाख रुपए इनफ्लो रहे, आया बिजनेस में कैश, 2 लाख गया, तो 1 लाख रुपए का फिर भी इनफ्लो नजर आ रहा है, 1 लाख रुपए का इनफ्लो नजर आ रहा है। तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम। नेगेटिव आता तो फ्लो की जगह यूज लिखता मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब चलो, अब हम इसको बंद करके आंसर की तरफ जाते हैं कि हमारा कैश, कैश फ्लो कैश और कैश इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट फाइनली कितने से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। हम कह रहे हैं पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इंक्रीज हुआ 20,000 और आखिरी एक्टिविटी में कैश इंक्रीज हुआ 1 लाख। तो टोटल कैश इंक्रीज हुआ 1,20,000 से और डिक्रीज हुआ 50,000 से। तो फाइनली 70,000 इंक्रीज रहा है, इंक्रीज रहा है। तो ये 70,000 इंक्रीज रहा है, कौन, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन, हमारा आंसर होगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। तो अभी अपन समझेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 आइटम्स आती है, उस पर चर्चा जारी रहेगी। अब ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, वो हमारी बैलेंस शीट बताएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके हमने टोटल करी ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट की, उन 5 आइटम्स की। तो पता चला ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे बिजनेस में 30,000 था, ओपनिंग में 30,000 था, जो 70,000 से इंक्रीज हो गया। तो क्लोजिंग में कितना आना चाहिए, 1 लाख। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल लगाएंगे, वो 1 लाख आ रहा है, मतलब हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टोटल किया, 30,000 आए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टोटल किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 आइटम्स आते हैं जिस पे चर्चा करेंगे, उसका टोटल 1 लाख आया। तो हम बोल रहे हैं ओपनिंग वाला 30 था, 70,000 से इंक्रीज हुआ, तो क्लोजिंग वाला 1 लाख हो गया। तो यहां पर मैं इंक्रीज हुआ, कौन इंक्रीज होता है, ओपनिंग वाला। तो ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, यह फॉर्मेट है। अब
इन एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और वह है 3। तो अभी हमारी बात कहां खत्म हुई कि हमारा आंसर क्या कह रहा है, हमें कहा जा रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहती है कि इनफ्लो 20,000 का रहा, नेट कैश का फ्लो 20,000 रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलती है आउटफ्लो 50,000 रहा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलती है इनफ्लो 1 लाख का रहा। मतलब कंसोलिडेट करने पर क्या दिखता है कि 70,000 से हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया है। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके देखा कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 था, 30,000 70,000 से बढ़ गया है, मतलब क्लोजिंग में 1 लाख हो गया है। हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके चेक किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, वह 1 लाख नजर आ रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, उसे समझते हैं। फिर यहां पर 2 मेथड होती है, यह मैंने डायरेक्ट मेथड सोल्व कर दी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने की 2 मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों को समझना पड़ेगा, पर उससे पहले हम जानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। ध्यान से देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 चीजें आती है। कितने आइटम आती है, 5 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, 5 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। अब वह 5 आइटम कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश का आना तय था। हमारा कैश पड़ा हुआ है, अगर हम कैश बैंक में जमा कर देते हैं तो उससे बोलते हैं कैश एट बैंक। तो कैश आएगा, कैश एट बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आएगा, यह तो कैश होता ही है। कहने का मतलब क्या क्या, एक आएगा कैश इन हैंड, एक आएगा कैश एट बैंक, एक आएगा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यह तो कैश होता ही है, सबको पता है। अगर हमने बैंक में जाके कुछ एफडी करवा रखी है, जब जरूरत पड़ती है हम उस दिन उसको लिक्विड कर सकते हैं, तो उसे तो कैश ही कहा जाता है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात चल रही है, तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात चल रही है। तो कैश इक्विवेलेंट में 2 चीजों को और लिया गया, एक कहा गया करंट इन्वेस्टमेंट और एक कहा गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 चीजें आ गई। फर्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देख लो आप 5 चीजें आ गई। फर्स्ट आ गया कैश इन हैंड, सेकंड कैश एट बैंक, थर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट और फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब यहां ध्यान रखना कि किसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, किसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहेंगे, वह समझना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी डेट 3 मंथ के अंदर है, कोई इन्वेस्टमेंट है और हमें पता है 3 महीने के अंदर हम उससे पैसा निकालने वाले हैं, तो फिर वह करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब वह करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी के लिए 2 बातें तय करनी है कि मार्केट में कोई सिक्योरिटी ले रखी है आपने, मार्केटेबल सिक्योरिटी ले रखी है, उसका मैच्योरिटी पीरियड, करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, अगर वो 3 महीने के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं तो उसे कैश इक्विवेलेंट में शामिल कर लिया जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 चीजें आती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहां पर ध्यान दो, मैंने शेयर्स को काट रखा है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट वह होते हैं जिसमें रिस्क कम होती है, जिस इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का डर कम होता है, जिसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। लेकिन जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें हायर रिस्क देखने को मिलती है। हायर रिस्क किस चीज में, चेंज इन वैल्यू में। तो हायर रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू शेयर्स में देखने को मिलती है। इसलिए शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उसे किसी भी स्थिति में हम कैश इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने एफडी करवा रखी है बैंक में तो पक्की बात है यह कैश इक्विवेलेंट कहलाएगी। अगर हमें क्वेश्चन में आता है बैलेंस शीट में ये 5 चीज हो सकती है, पर जनरली 5 चीज देखने को नहीं मिलेगी। हम जो बैलेंस शीट देखते हैं जनरली हमें कैश देखने को मिल जाता है, कैश इन हैंड देखने को मिल जाता है, कैश एट बैंक देखने को मिल जाता है और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखने को मिल जाती है। तो आप 5 चीजों के पीछे मत जाओ, मैक्सिमम 5 चीजें हो सकती है। अगर बैलेंस शीट में 3 चीजें दे रखी है, इन तीनों का टोटल लगा दो, ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट से टोटल लगाओगे तो ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट से टोटल लगाओगे तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। अब हमें जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, बैलेंस शीट दे रखी होती है, वह दो पार्ट में दे रखी होती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी होती है, उसमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट दोनों दिखते हैं। तो जो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, तो भाई अभी मैंने जो बताया था कि जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अपन देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखी अपन ने, उसमें हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल लगाया। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट इस तरह से पुकार लो आप। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 नजर आए, और हमारा ये कहना था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का कहना है कि जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 थे, साल भर में 70,000 से बढ़ गए। 70,000 से बढ़ गए तो 30-70 में ऐड करेंगे तो क्लोजिंग में कितना आना चाहिए, 1 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दे रखी है, उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल लगाएंगे, 1 लाख आ जाएगा। मतलब हमने सही किया, यह समझ में आना चाहिए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 चीजें होती है, वो समझ में आ गया। अब हमारा फोकस रहेगा, सबसे जो खास मेथड है वह है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे खास जो एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। उसे कैलकुलेट करने की दो मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको समझा देता हूं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने की 2 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये दिमाग में रखना, एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो रिजल्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट मेथड में भी सेम रिजल्ट आता है। मेथड बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते हैं। अगर मैं किसी एक कंपनी की बात करूं, उसका मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, और अगर मैं डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूं और वो मुझे बता रही है कि कैश अवेलेबल है 3 लाख, डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता रही है कि कैश अवेलेबल है 3 लाख, तो इनडायरेक्ट मेथड से भी कैश अवेलेबल 3 लाख ही नजर आएगा। इस कंसेप्ट को समझो। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर किया जाता है। अभी अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देखा। इनफ्लो मतलब भाई सेल्स हुई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स से पैसा जो आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। डेटर से जो पैसा आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। पेमेंट हम जो करते हैं परचेस का, वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो करते हैं वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ भाई, हम जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जो जरूरी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चुकाते हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पर बिजनेस के लिए कोई असेट्स खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। बिजनेस के लिए लोन लेते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो लोन लेना, फाइनेंस इकट्ठा करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर इशू करना, शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, पैसा आ रहा है आपके पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो आप, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, लोन लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और रिडम्पशन करना मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, डिवेंचर को रिडीम करना, जो पैसा लिया था वो लौटाना। जब पैसा लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो जब लौटाओगे उसे भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहेंगे। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में आपके दिमाग में रख रहा हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए कोई एसेट्स खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, ये सब बिल्डिंग खरीद रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बिल्डिंग खरीदी तो रेंट मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट करना कहलाता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। अब उस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो कहलाएगा। किसी कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी के आपने डिवेंचर खरीद लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब उस कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, वह भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। आपने बैंक से लोन लिया, वह फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप इंटरेस्ट चुकाओगे, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा।
आपने शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उन शेयर्स पर, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स पर डिविडेंड चुकाओगे, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो काम हम सुबह शाम करते हैं, रेकरिंग नेचर का होता है, वो ऑपरेटिंग नेचर का काम कहलाता है, वो हमारा ऑपरेशन कहलाता है। बोले सर बिल्डिंग में हर साल हर दिन खरीदने की सोचता हूं, नहीं, जो आप हर दिन सोचते हो वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आप फर्नीचर खरीदने का हर दिन नहीं सोचते हो, मशीन खरीदने का हर दिन नहीं सोचते हो, साल के 365 दिन नहीं सोचते हो, यह नॉन रेकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रेकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं। रेकरिंग नेचर मतलब बार बार हो, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जो ट्रांजेक्शन रेकरिंग नेचर के होते हैं वो जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो निकालने की दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आंसर और इनडायरेक्ट मेथड का आंसर हमेशा एक समान आता है। अगर यहां पर हम बोल रहे हैं कैश अवेलेबल 3 लाख है, तो इस मेथड में भी क्या बोलेंगे, कैश अवेलेबल 3 लाख है। अगर डायरेक्ट मेथड से कैश अवेलेबल 3 लाख निकल रहा है, तो इनडायरेक्ट मेथड से भी कैश अवेलेबल 3 लाख निकलेगा। यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है इनडायरेक्ट मेथड, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी समरी बता रहा हूं, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां करना क्या है, यहां हमें नेट प्रॉफिट लेके चलना है। समरी में बता रहा हूं हमें क्या लेके चलना है, नेट प्रॉफिट लेके चलना है। तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, नॉन कैश भाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट जब हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट होगा, यह नेट प्रॉफिट होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम कुछ चीजें प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करेंगे मतलब उसे कहेंगे एडजस्टमेंट। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी नॉन कैश आइटम है जो P&L में आ गए, P&L के डेबिट में आ गए, P&L के क्रेडिट में आ गए, अगर वो नॉन कैश आइटम थे जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है जो हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो अफेक्ट हुआ था, तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो नॉन कैश आइटम को रिवर्स करना मतलब, नॉन कैश एक्सपेंसेस को रिवर्स करना मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना, नॉन कैश इनकम को रिवर्स करना मतलब प्रॉफिट को कम करना। वो हम करेंगे, उसके इफेक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर आता है नॉन कैश आइटम के बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट। अगर कोई आइटम भले कैश आइटम है लेकिन वह इस एक्टिविटी का नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा कोई अदर एक्टिविटी की चीजें ट्रेडिंग P&L में नजर आ रही थी, तो उसे भी रिवर्स करेंगे। और ऐसा करने के बाद हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, वह चेंज इन ओपनिंग करंट असेट्स एंड लायबिलिटी, इसका एडजस्टमेंट करते हैं, तब जाके हमें मिलता है कैश फ्लो या कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको डिटेल में समझेंगे, ये तो इसकी समरी है। जब आप पूरी मेथड पढ़ लोगे, कुछ क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपके दिमाग में केवल यही चीज रह जाएगी कि हमने क्या किया, हमने बस यही किया। क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं किसका, नॉन कैश आइटम का, एडजस्टमेंट करते हैं किसका, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। उसके बाद जो टर्म आती है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, और जब लास्ट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, तब जाके हमें हासिल होता है कैश फ्लो या कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसे डिटेल में समझते हैं, पर मैं फिर आपको बता दूं कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाने की बात करते हैं, लाने की बात करते हैं कि ये कहां से लाएं, कैसे लाएं, तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर आपको P&L दे रखा है तो दिक्कत ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट P&L में दे रखा है तो P&L में जाके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, ठीक है ना। तो P&L में जो प्रॉफिट दे रखा होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसको उठा लो। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा हो तो यह लाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं दे रखा है, हमें बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है, हमें क्लोजिंग P&L और ओपनिंग P&L दे रखा है, तो उसका डिफरेंस करके क्लोजिंग में से ओपनिंग को हटाकर डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। ऐसा करके जो डिफरेंस आएगा वो लेके चलेंगे। यह डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चीजें एडलेस करेंगे, जितने भी एप्रोप्रिएशन के आइटम हैं उसको रिवर्स कर देंगे।
जितनी भी एप्रोप्रिएशन के आइटम है उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड चुकाने से प्रॉफिट कम होता है तो हम डिविडेंड को ऐड कर देंगे। रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कम होता है तो हम उसे ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए व्यवस्था, टैक्स के लिए अमाउंट प्रोवाइड करने से प्रॉफिट कम होता है, हम उसे ऐड कर देंगे। और ऐसा करके हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। तो जनरली यहां सारी चीजें ऐड हो रही है, सारी चीजें क्या हो रही है, प्लस 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 हो रही है। ये जो काम हम करते हैं इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। क्या करते हैं, ये काम हम करेंगे कैश फ्लो के अंदर नहीं करेंगे, कैश फ्लो के बाहर कर देंगे। इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। और ये सारी चीजें वर्किंग नोट में करेंगे, मतलब कैश फ्लो के बाहर करेंगे। और कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा जो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यह इनडायरेक्ट मेथड कहलाती है। यह इनडायरेक्ट मेथड की शुरुआत हो जाएगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। फिर क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार मिल गया, फिर क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल गया, फिर क्या करना है आपको, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना है, इनको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देना। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर देना और यह मेथड खत्म हो जाएगी। और यही सबसे खास है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। यह चैप्टर इसी चीज के कारण जाना जाता है, इनडायरेक्ट मेथड के कारण जाना जाता है। एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल में, इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो ये रहा आपके सामने एक फॉर्मेट, एक नजर में इसको कवर करूं। सबसे पहले शुरुआत की हमने नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कैसे निकालते हैं, इसको वर्किंग नोट्स में निकालते हैं, वर्किंग नोट में निकालते हैं। वर्किंग नोट बना के निकाला। अब उसमें हम क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉस को रिवर्स करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं नॉन कैश थे, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक प्रकार का प्रोविजन होता है, यह कैश आइटम नहीं होता है, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन दिखाने से प्रॉफिट कम हुआ है, हम इसे रिवर्स करेंगे, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इसी प्रकार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी ने राइट ऑफ किए हैं, ये भी नॉन कैश आइटम होते हैं, इसे भी रिवर्स करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आजकल डिवेंचर ही नजर आएगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किया होगा पहले आपने, मतलब प्रॉफिट कम किया होगा, इसको भी रिवर्स करेंगे क्योंकि ये भी नॉन कैश आइटम है। फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आपने फिक्स्ड असेट बेची थी उस पर लॉस हुआ था, वो पीएनएल के डेबिट में लिखा होगा, ये भी नॉन कैश आइटम है, इसे भी रिवर्स करेंगे। इसी प्रकार रिवैल्यूएशन का लॉस, रिवैल्यूएशन हमेशा नॉन कैश होता है, इसे भी रिवर्स करेंगे। रिवर्स करना मतलब इन सब चीजों से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कम हुआ था, हम वापस से बढ़ा देंगे। अब बात आती है इनकम साइड की। अगर एसी इनकम, ये तो हमने लॉस और एक्सपेंसेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम इनकम के इफेक्ट को हटाएंगे, इनकम को हटाने से प्रॉफिट गिर जाएगा। अब इनकम और यहां पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटाएंगे। अब बताओ, हमें कह रहा है कि फिक्स असेट बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कहा आपने फिक्स असेट्स को बेचा है, उससे प्रॉफिट हुआ है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाली चीज है, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, रिवर्स करो। तो आपका प्रॉफिट इससे बढ़ा हुआ है तो कम कर दो। फिर एप्रिसिएशन ऑन लैंड, लैंड की वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो ये नॉन कैश आइटम है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एक प्रकार का, इसे भी हटा दो, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, कम कर दो। रिवोल्यूशन का गेन, इसके अलावा भी कोई नजर आए उससे भी हटा दो। ये सब करने के बाद आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट कैसे करने वो समझते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं, सबसे बेहतरीन कंसेप्ट। अब आप ये बताओ, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जा चुका है, दूसरा इफेक्ट हमें यहां देना है। यहां मतलब ये मानो ये कैश फ्लो है, इसका डेबिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है, इस तरह से दिमाग में बैठा लो आप, इसका डेबिट बैलेंस है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में चला गया, दूसरा इफेक्ट यहां देना है, कॉन्ट्रा इफेक्ट देना है यहां पर। अब आप बताओ, मैं बोल रहा हूं डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज हुई करंट असेट्स, कैसे पता चला भाई? मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में करंट असेट देखी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट असेट देखी, और मैंने पाया डिक्रीज हुई। कैसे पाया? ओपनिंग में करंट असेट्स 1 लाख की दिख रही थी, क्लोजिंग में 80,000 की दिख रही है, मतलब करंट असेट डिक्रीज हुई, कम हुई 20,000 से।
मतलब वहां पर बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट गया, असेट्स कम हुई, क्रेडिट इफेक्ट गया, तो यहां डेबिट इफेक्ट जाएगा, यहां डेबिट इफेक्ट जाएगा। और कैश अकाउंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, यहां डेबिट इफेक्ट जाएगा, मतलब इसको इंक्रीज कर देंगे। इस ट्रिक से आपको आगे बढ़ना है, आपको ये मान के चलना है कैश फ्लो मतलब कैश अकाउंट की तरह मान के चलो, इसका डेबिट बैलेंस मान के चलो और ट्रिक लगा दो। सेकंड बोल रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हमने करंट लायबिलिटी देखी, कंपेयर किया, कंपेरेटिव बैलेंस शीट थी, हम कंपेयर कर रहे थे। करंट लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज नजर आ रही है। क्रेडिटर जो थे वह इंक्रीज नजर आ रहे हैं, पहले 1 लाख थे फिर 1.5 लाख हो गए। ओपनिंग में 1 लाख के दिख रहे थे, क्लोजिंग में 1.5 लाख के दिख रहे हैं, मतलब क्रेडिटर बैलेंस शीट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब वहां क्रेडिट इफेक्ट गया तो यहां डेबिट इफेक्ट जाएगा। कैश फ्लो में डेबिट इफेक्ट जाएगा तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स। करंट असेट्स इंक्रीज हो गई भाई, डेटर्स नाम की करंट असेट्स हमने देखी, वह 5 लाख से 6 लाख की हो गई। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 5 लाख के थे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 6 लाख के हो गए, 1 लाख का जंप आया, वहां पर डेटर्स बढ़ गए, 1 लाख का डेबिट इफेक्ट गया, तो कैश अकाउंट कैश फ्लो में क्रेडिट इफेक्ट देना है, कैश फ्लो गिर जाएगा, कैश फ्लो गिर जाएगा, हम गिरा देंगे। इसी प्रकार करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती हुई देखी, बिल्स पेबल नाम की करंट लायबिलिटी हमने देखी डिक्रीज होते हुए। अच्छा, डिक्रीज होते हुए मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,50,000 की थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2 लाख की दिख रही थी, 50,000 से गिर गई। अच्छा, तो वहां कौन सा इफेक्ट गया, लायबिलिटी कम हो गई, वहां डेबिट इफेक्ट गया, तो यहां कौन सा इफेक्ट जाएगा, कॉन्ट्रा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट जाएगा। और कैश फ्लो में क्रेडिट इफेक्ट जाएगा तो कैश फ्लो कम हो जाएगा, तो हम यहां पर गिरा देंगे। और ऐसा करने से हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से हम टैक्स पेड लेस कर देते हैं। अब बच्चा बोलता है, बोले सर वर्किंग नोट में आपने ऐड किया टैक्स को, यहां कर रहे हो लेस, ये क्यों कर रहे हो भाई, वो अलग है, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होता है, टैक्स पेड अलग होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स को वर्किंग नोट में हम ऐड करते हैं और टैक्स पेड को यहां लेस करते हैं, और तब जाके टैक्स चुकाना ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। जैसे ही हम टैक्स चुका देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यहां पर थम गई, ये टैक्स क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये टैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम टैक्स को समझने के लिए 4-5 क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि हमें टैक्स क्लियर हो जाए कि ये टैक्स होता है क्या है। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स को समझा देता हूं मैं आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स के विषय में बता रहा हूं आपको। हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स नजर आ रहा है 1 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स नजर आ रहा है 1,50,000 का। अब मुझे बोला जा रहा है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बना, एग्जाम में आया, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, मुझे बैलेंस शीट दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 1 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 1,50,000 का, और कोई भी एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। अब मुझे कहा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ, तो मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, लेकिन रिमेंबर इस बात को ध्यान रखना, पर पहले मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आपको समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से। तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। तो यह अकाउंट है, तो यह साइड डेबिट और यह साइड हो गई क्रेडिट। अब प्रोविजन क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा और डेबिट करने से डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखा था हमने इसे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है, और हर लायबिलिटी, इससे पहले भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो हमें पता है लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज हो जाती है, डेबिट करने से डिक्रीज हो जाती है। तो अकाउंट का फॉर्मेट हमें पहले से पता है। अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, पर्टिकुलर्स,
अब क्योंकि ये बैलेंस शीट में आने वाली चीजें मतलब इसके बैलेंस होते हैं तभी बैलेंस शीट में आती है, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है तभी बैलेंस शीट में आती है। अब ध्यान रखना, जिनके बैलेंस लिखने, बैलेंस कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना प्लस है जहां ओपनिंग बैलेंस है वहां, तो प्लस क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस इधर आया तो क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी, ये बन गया अकाउंट। ठीक है, अब बात आ रही है, हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख और एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 150। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है, 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचो, कुछ नहीं कह रखा है कि कितना टैक्स चुकाया। अच्छा, टैक्स चुकाने की एंट्री क्या होती है, पहले सोचो, टैक्स चुकाया जाएगा तो एंट्री क्या होगी। हम टैक्स चुका रहे हैं और प्रोविजन अकाउंट बना हुआ है तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप टैक्स चुकाओगे तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट, जो चाहो वह कर सकते हो। अब टैक्स चुकाने की एंट्री होती है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, हर साल चुकाना पड़ता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी में आता है। अच्छा, ये हर साल बनता भी है। अच्छा, बनता है तो बनाने की एंट्री क्या होती है, दुनिया का कोई भी प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब यहां P&L को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, हम कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं तो यहां बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या लिखेंगे हम, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये दोनों अमाउंट हमें दे नहीं रखे, हमें निकालने, तो हम क्या सोचेंगे, हमने ओपनिंग प्रोविजन 1 लाख दिख रहा है, मतलब हमने कुछ कैलकुलेशन की थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है, तो हमेशा ओपनिंग प्रोविजन जो था, पिछले साल का टैक्स इस साल चुकाना है, पिछले साल जो हम प्रोविजन बना के बैठे थे इस साल पे कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है टैक्स कितना चुकाया, तो हम क्या मानेंगे कि जो ओपनिंग प्रोविजन था वो पे कर देंगे। तो ओपनिंग प्रोविजन हमने पे कर दिया 1 लाख का। अब इस अकाउंट को बनाओ, इस अकाउंट को बंद करो। इस अकाउंट में टोटल 4 चीजें आती है, 3 चीजें दिख रही है, तो एक चीज हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल सकते हैं। यही सिंगल एंट्री का कंसेप्ट है। सिंगल एंट्री सिस्टम भी हमने सीखा है कि जब किसी अकाउंट में एक चीज मिसिंग हो तो उसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो। अब इधर की टोटल लगाओ 1 लाख और 1,50,000, ये हो गई 2,50,000। उसमें से 1 लाख को लेस कर दो, टोटल तो 250 लानी ही है, दोनों तरफ से अकाउंट मैच कराना है। 250 में से 1 लाख गया तो यह आ जाएगा 1,50,000। अब रूल क्या बनेगा, यह वह अमाउंट है जो हमारे P&L में गया था, P&L के डेबिट में गया था, प्रॉफिट को कम किया था, तो इसे वर्किंग नोट में ऐड करेंगे। इन चारों चीजों को समझा रहा हूं। पहले क्या है, यह ओपनिंग प्रोविजन है 1 लाख, क्लोजिंग प्रोविजन है 1,50,000, टैक्स पेड है 1 लाख और टैक्स प्रोवाइडेड है 1,50,000। अगर हमें बोलता है इस अकाउंट को देख के बताओ टैक्स प्रोवाइडेड कितना है 150, ओपनिंग प्रोविजन कितना है 1 लाख, क्लोजिंग प्रोविजन कितना है 150, टैक्स पेड कितना है 1 लाख। तो ये जो टैक्स प्रोवाइड किया जाता है यह P&L से प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉफिट को कम करके प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था, तो ये जो नॉन कैश आइटम है, ये जो प्रोवाइडेड वाला अमाउंट है, यह नॉन कैश आइटम है, इसको वर्किंग नोट में जाकर रिवर्स कर दो। और जो टैक्स पे किया यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा। तो ध्यान रखना, जब आपको केवल 4 में से 2 चीजें दे रखी हो तो क्या करना है, ध्यान रखो। रिमेंबर, इफ द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन अकाउंट अपीयर ओनली इन द बैलेंस शीट, केवल बैलेंस शीट में दे रखा है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रही है अपने को और क्लोजिंग बैलेंस शीट दिख रही है, यह अपने को ओपनिंग और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दिख रही है, बस ये 2 चीजें ही दिख रही है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। मतलब इफ द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट अपीयर्स ओनली इन द बैलेंस शीट, इन दिस केस द प्रीवियस ईयर अमाउंट इज ट्रीटेड एज आउटफ्लो। प्रीवियस ईयर का अपन ने पेमेंट कर दिया, ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट कर दिया, टू कैश कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 1 लाख का, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट आउटफ्लो कहलाएगा किस एक्टिविटी का,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, एंड द करंट ईयर अमाउंट इज एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट में जाकर आपको ऐड करना पड़ेंगे 1,50,000। तो वही तो मैंने आपको बताया, वही मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वह तो आउटफ्लो कहलाएगा, वह तो पेमेंट कहलाएगा इस साल का, और आउटफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो की तरह दिखाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो की तरह दिखाओ, इसे कैश फ्लो में जाके लेस कर दो, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है इसे मान लो कि यही क्या है, यही प्रोवाइडेड वाला अमाउंट है, यह P&L से प्रोवाइड किया गया था, इससे प्रॉफिट कम किया गया था, तो उसे अपन वर्किंग नोट में जाके ऐड कर दो। तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां कहा जा रहा है इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वापस से, और प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस बार हमें टैक्स पेड का अमाउंट दे रखा है, अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, दे रखा है तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का बोल रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का बोल रहा है। अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। यह लाइबिलिटी का अकाउंट है, क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा, डेबिट करने से डिक्रीज होगा, और हमें पता है ओपनिंग बैलेंस प्लस है, जहां ओपनिंग बैलेंस है वहां बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमें अमाउंट दे रखा है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। अब ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है पिछली बार की तरह 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है अपने को 1,50,000। यह अकाउंट बना लेंगे हम। अब इस बार क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, एडजस्टमेंट भी दे रखा है। टैक्स पेड का अमाउंट 1,20,000 है। ये नहीं दिया होता तो हम इसे पे कर देते, पर वो कह रहा है कि टैक्स पे का अमाउंट, तो टैक्स पे की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश कर लो, टू बैंक कर लो। कितना चुकाया वो हमें कह रहा है कि भाई 1,20,000 चुकाया, ठीक है। अब ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, हमें पता है प्रोविजन फॉर टैक्स में टोटल 4 आइटम आती है, 3 नजर आ रही है, इधर का टोटल 270 है, डेबिट का टोटल 270 है, तो क्रेडिट का टोटल भी 270 लाना पड़ेगा। 1 लाख नजर आ रहा है, तो जो नजर नहीं आ रहा है वह बेवफा है, और वह कौन है 170। इसको क्या बोलते हैं, यह इस साल का प्रोवाइडेड वाला अमाउंट होगा। इसके लिए क्या लिखते हैं, जब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जाता है तो इस बार कितना इंक्रीज किया, कितना बनाया 170, कितना इंक्रीज किया कितना बनाया, एक ही बात है। तो यहां लिखेंगे बाय, किससे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। अब क्या समझ में आया, यह समझ में आया कि यह तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में जाके इसे लेस करेंगे, और ये 170 वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट क्यों बनाया जा रहा है, उस वर्किंग नोट का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बिफोर टैक्स है, मतलब इसे तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो वर्किंग नोट में जाके इसे ऐड कर देंगे, तो यह चीज वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगी, और यह चीज आउटफ्लो है इसलिए लेस हो जाएगी, बात खत्म। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ताकि ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमें बनाना होता है क्वेश्चन नंबर 3। इस बार बोल रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, एंड टैक्स प्रोवाइडेड, इस बार टैक्स पेड नहीं दे रखा है, टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, ठीक है। लैंग्वेज ढंग से पढ़ना नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट से शुरुआत करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, डेबिट करने से डिक्रीज होती है। फॉर्मेट हमें अकाउंट्स का पता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
ठीक है, अब प्लस है जहां ओपनिंग बैलेंस है वहां क्लोजिंग बैलेंस, अब अपना यहां आ जाएगा टू बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मुझे नजर आ रहा है 1 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस मुझे नजर आ रहा है 1,50,000 का। इस बार एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है प्रोवाइड टैक्स प्रोवाइड मतलब जो हम P&L से बनाते हैं, जो हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो टैक्स प्रोवाइड करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में खर्चे की तरह दिखाया होगा, वहां डेबिट में दिखाया होगा, यहां क्रेडिट में दिखाओ, तो यहां दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,20,000। अकाउंट मैच करवाते हैं, टोटल लगाओ, इस बार क्रेडिट की टोटल 2,20,000 आ रही है जबकि डेबिट की 1,50,000 आ रही है, तो टोटल हमेशा हायर वाली लिखते हैं, 220 लिखेंगे। 220 में से 150 गया तो जो बच गया वह 70,000 है। 220 माइनस 150 करेंगे 70,000, ये जो आता है बैलेंस, इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। और यहां क्या लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश बोलो टू बैंक बोलो, एक ही बात है। तो अब क्या समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो 70,000 है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे आखिरी में इसको लेस कर देंगे, और जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि वो बिफोर टैक्स है मतलब वहां पर जो हम प्रॉफिट लेके चलेंगे उसमें ये ऐड हो जाएगा, यह वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, एक बार तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुल मिला के हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं, किसके, कंपनी के। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल P&L और बैलेंस शीट तक सीमित नहीं है, यहां आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो यह आज जो अपन ने पढ़ा ये यहीं पर अपन समाप्त करेंगे, पर अभी मैं आपको फिर कह दूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता है। यहां 3 एक्टिविटियां नजर आती है। फर्स्ट एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने की 2 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों से बात करके कंसोलिडेट किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। फिर बात करिए अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5 तरह के होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स देखा, प्रोविजन फॉर टैक्स में 4 चीजें आती है। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।